टेंशन, ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ने और मेटल में गिरावट से शेयर बाजार में भारी मुनाफा वसूली। निफ्टी करीब 250 अंक टूटकर 25,900 के नीचे बंद। वहीं बैंक निफ्टी करीब 325 अंकों की गिरावट के साथ 59,700 के नीचे फिसला। रिलायंस में फिर बड़ी बिकवाली। आज 2% से ज्यादा फिसलकर 1480 रुपए के नीचे लुढ़का। जीआरएम घटने की चिंता हावी। ट्रंप ने रूस पर सख्त प्रतिबंध वाले बिल को दी हरी झंडी। रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर सख्ती की तैयारी। केमिकल और फर्टिलाइजर्स शेयरों में दिखी तेजी। महाराष्ट्र यूनिट के विस्तार के लिए सब्सिडी मिलने से बालाजी अमाइंस 13% से ज्यादा भागा। वहीं एल्कलाइन अमाइंस भी 3% ऊपर। मद्रास फर्टिलाइजर और फैक्ट में करीब 1.5 से 6% की बढ़त। डेंगू वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के एनरोलमेंट से पेनेसिया बायोटेक करीब 13% भागा। वैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का एनरोलमेंट पूरा हुआ। सात दिनों की तेजी के बाद मेटल शेयरों में भारी मुनाफा वसूली। हिंद जिंक, जिंदल स्टेनलेस और जिंदल स्टील करीब 5 से 6% टूटे। वहीं नैल्को और हिंद कॉपर एनएमडीसी भी 4 से 5% रहे कमजोर। आईटी शेयरों में 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक। टीसीएस, विप्रो और टेक महिंद्रा में 3 से 3.5% तक की कमजोरी। वहीं कोफोर्ज, एम्फेसिस और एलटीआई माइंट्री भी 1 से 2% नीचे। मीशो में आज भी दिखा दबाव। करीब 4.5% टूटा। एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन खुलने से कल शेयर पर लगा था 5% का लोअर सर्किट। कंपनी की जीएम और सीनियर मैनेजमेंट ऑफिसर मेघा अग्रवाल का इस्तीफा। रियल्टी शेयरों में मिला जुला एक्शन। शोभा करीब 3% ऊपर। वहीं सिग्नेचर ग्लोबल करीब 8.5% टूटा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ और लोढ़ा 1 से 2% नीचे। और चांदी में मुनाफा वसूली हावी। एमसीएक्स पर चांदी 2,43,000 रुपए के पास, करीब 7,400 रुपए की गिरावट। वहीं कॉमिक्स पर चांदी $75 के पास। बात करें तो देखिए करीब 263 अंकों की गिरावट के साथ 25,876 के लेवल पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। वहीं बैंक निफ्टी 300 अंकों से ज्यादा गिरकर 59,686 के लेवल पर कारोबार करके यहां पर क्लोजिंग दी है। भारी गिरावट का आज बाजार शिकार हुआ है और लगातार चौथा दिन था ये बाजार में गिरावट का। और देखिए गेनर्स तो यहां पर कुछ नहीं बचे। हल्की फुल्की जो तेजी दिखी है वो इटर्नल, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस में करीब आधे से 1% के अंदर की तेजी यहां पर नजर आई। लेकिन जो गिरावट का सिलसिला था, जो लूजर्स थे वो काफी ज्यादा है। यहां पर मेटल पैक पे देखिए, आईटी देखिए, रियल्टी देखिए, सारे ही सेक्टर्स यहां पर आज लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। हिंडाल्को में देखिए निफ्टी लूजर्स की बात करें तो करीब 3.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिली। जियो फाइनेंस में करीब 3.25% की गिरावट रही। ओएनजीसी की बात करें तो 3% से ज्यादा की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली। साथ ही आईटी पैक से विप्रो में 3% से ज्यादा की गिरावट और एलएनटी में भी देखिए 3% से ज्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिली। जो एडवांस डिक्लाइन का रेशो रहा वो भी काफी खराब रहा आज मार्केट के लिए। 455 शेयर्स मात्र हरे निशान में कारोबार कर रहे थे क्लोजिंग के वक्त और 2,489 शेयरों में आज के सत्र में गिरावट हावी होती हुई नजर आई है। चलिए अपने जो आज के मेहमान हैं उनसे भी एक बार राय ले लेते हैं। अजीत जी, क्या आपने इस क्लोजिंग को किस तरह से देखा और कल के लिए आप क्या सेटअप देख रहे हैं बाजार के लिए? क्या ये गिरावट कल भी हावी होती हुई नजर आएगी? शुक्रिया तृप्ति। तो तृप्ति देखिए, ये डेफिनेटली एक नेगेटिव डेंट है मार्केट के लिए। जिस तरीके से जो लास्ट वीक के जो गेन्स थे वो कंप्लीटली इनगल्फ कर दिए हमने। साथ ही साथ इंडेक्स निफ्टी आपका एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था, उसको आपने ब्रेक कर दिया, जिसका सपोर्ट करीब करीब आपको 25,900 के पास था। लास्ट जो स्विंग लो था निफ्टी का करीब 25,880 का, उसको भी आपने इंट्राडे में पेनिट्रेट किया, ऑलमोस्ट डे लो के पास बंद किया। तो डेफिनेटली ये अच्छे साइन नहीं है, कंसिडरिंग कि पहले ये शुरुआत हुई थी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक
25,600 की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई है क्योंकि काफी डिसाइसिव क्लोज हुआ है डे लो के पास। तो ये एक फैक्टर इंडिकेट कर रहा है कि प्रेशर अभी रह सकता है। अच्छी बात यह है कि बैंकिंग में भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली बनी हुई है। तो जब आप 25,600-700 के जोन में आते हैं तो वहां पे होता है कि बैंकिंग की वजह से एक रिबाउंड तो देखने को मिले। बिल्कुल अजीत जी, आपने इंडेक्स पर राय दी और कल के लिए भी बताया किस तरह का सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अब चलिए सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। जो यूट्यूब से हमारे पास पहला सवाल आया है, पप्पू जी का बिहार से सवाल है। टाटा एलेक्सी के 20 शेयर है इनके पास और जो इनका खरीद प्राइस है 6,500 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी दी थी। और देखिए आज की क्लोजिंग देखिए टाटा एलेक्सी की तो 2.5% से ज़्यादा की गिरावट है। हालांकि पूरा बाजार गिरा हुआ था जिसका इम्पैक्ट सभी शेयरों पे लगभग देखने को मिला और 5,700 के लेवल पर बंद हुआ। इनका खरीद प्राइस तो काफ़ी ऊपर का है जिसके चलते 15,000 से ज़्यादा का नुकसान ये इस वक्त झेल रहे हैं। क्या सलाह होगी इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए? क्या इस शेयर में बने रहना चाहिए या फिर आने वाले दिनों में यहां से स्विच करके किसी और शेयर पर दाव लगाया जाए? ये सवाल मेरे लिए? जी जी अजीत जी, आपके लिए। ओके सो बेसिकली देखिए टाटा एलेक्सी में काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद इनफैक्ट अभी हमने इसमें देखा था एक रिकवरी का टोन पकड़ते हुए। मींस इस वीक भी अभी आप देखेंगे तो करीब 7% के गेन्स हैं। वॉल्यूम काफी स्ट्रांग है और 6,000 का जो जोन है, बट ये एक डेफिनेटली एक हर्डल बना हुआ है 6,000 से लेकर 6100। तो मेरी राय ये होगी कि अगर 6100 के लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो डेफिनेटली इनके बाइंग प्राइस है शायद उससे भी ऊपर आपको स्टॉक को देखने को मिल जाए। और क्योंकि बट मार्केट की कंडीशन थोड़ी सी वॉबली है, मेरे हिसाब से एक 5450 के पास डेफिनेटली एक स्टॉप मेंटेन करना चाहिए। बिकॉज उसके नीचे आया तो दोबारा से यहाँ सिचुएशन आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल दिख रहा है। 5450 के स्टॉक के साथ बने रहने की राय होगी। जब भी आप 6100 के लेवल को क्रॉस कर देते हैं तो फिर 65-67 तक के लेवल्स के लिए आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, टाटा एलेक्सी पर आपको राय रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल आता हुआ नजर आ रहा है। अगला सवाल यूट्यूब से हमारे पास है शंकर अग्रवाल का और इनका जो क्वेरी है वो नेटको फार्मा को लेकर है। 20 की क्वांटिटी में शेयर्स है और 900 का इनका खरीद प्राइस है। देखिए आज फार्मा शेयरों पर भी काफ़ी दबाव था जिसके चलते यहाँ पर करीब आसपास 4% के आसपास की गिरावट रही। 909 के लेवल पर बंद हुआ है। इनके जो खरीद प्राइस है उसके आसपास ही आज नेटको फार्मा की क्लोजिंग भी रही है और उसके चलते थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर इन्हें हो रहा है। वत्सल, मैं आपसे जानना चाहूंगी नेटको फार्मा पर क्या राय होगी शंकर जी को? इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या आगे जाकर फार्मा सेक्टर में अच्छी रैली आपको दिख रही है? जी अगर मैं नेटको फार्मा के चार्ट की बात करूं तो यहाँ पे हमें एक 20 फॉर्मेशन दिख रहा है चार्ट में। आज तो मार्केट सेंटीमेंट खराब था तो इसकी वजह से इसका हमें इम्पैक्ट नेटको फार्मा में देखने को मिला हुआ है। पर स्टॉक अपने 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है एक बेस बना के। तो इनकी अगर 900 की खरीद है तो मुझे लगता है ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। इनको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 885 का और जो ऊपर की ओर जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 970 तक के टारगेट इनको मिल सकते हैं। पर फिलहाल मुझे लगता है कि स्टॉक में इनको होल्ड करना चाहिए एक स्टॉप लॉस 885 का एक स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, 885 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रह सकते हो और आगे जाकर 975 के आई थिंक लेवल्स यहाँ पर वत्सल सुझा रहे आते हुए नेटको फार्मा में। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल इम्तियाज मेनन का हमारे पास है। सिप्ला के इनके पास 400 की क्वांटिटी में शेयर्स है और उनका खरीद प्राइस है 1518 के लेवल पर इन्होंने खरीद के रखा। आज सिप्ला पर भी दबाव था, हालांकि आधे % की गिरावट सिप्ला में नजर आई है। 1461 के लेवल पर सिप्ला ने क्लोजिंग दी है लेकिन इनके खरीद प्राइस से काफी नीचे है जिसके चलते 22,000 से ज्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं। अजीत, क्या राय होगी? अगेन फिर से फार्मा सेक्टर का एक और स्टॉक लेकर आए हैं सिप्ला। क्या करना चाहिए इस वक्त उन्हें इतनी गिरावट के दौर में? बिल्कुल दीप्ति, देखिए यहाँ पे मेरा व्यू थोड़ा सा है कि फार्मा एज अ सेक्टर मुझे पसंद आ रहा है कंसिडरिंग कि काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद वहां पे एक सीरियस अटेम्प्ट देखा है ब्रेकआउट का। और कल के सेशन में एक अच्छा ट्रैक्शन भी था। अभी क्योंकि मार्केट का प्रेशर है तो उसकी वजह से आपको यहाँ भी प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। बट सिप्ला विद इन द सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है और जैसा कि इंडिकेशन है कि 1440 के नीचे प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरी राय ये होगी कि 1440 के नीचे यहाँ पे पोजीशन होल्ड ना करें और रिकवरी के केस में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस होंगे आपके 1500-1520 के बीच में।
तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बन रहा है टू होल्ड द पोजीशन। आप चाहे तो यहाँ पे एग्जिट करके ल्यूपिन में या डिविस लैब में शिफ्ट कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल नहीं है, यहाँ से आप एग्जिट लेके ल्यूपिन की तरफ भी जा सकते हैं और वहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारे पास उमर मल्ला का है। आईडीबीआई बैंक के शेयर्स हैं इनके पास, 1000 की क्वांटिटी है और 114 इनका खरीद प्राइस है। आईडीबीआई बैंक को देखें तो आज के सेशन में यहाँ पर 3.5% की गिरावट थी, 104 के लेवल पर यहाँ पर बंद हुआ है, लेकिन पिछले एक साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, 40% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, लेकिन इनके खरीद प्राइस से बस थोड़ा ही नीचे बचा हुआ है। वत्सल, क्या लगता है इनके खरीद प्राइस तक पहुंच पाएगा और आगे से आगे भी आपको अच्छे लेवल्स आते हुए नजर आ रहे हैं आईडीबीआई बैंक में? तो अगर मैं आईडीबीआई बैंक के चार्ट की बात करूं तो हमें रिसेंट सेशंस में ही स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था। स्टॉक अपने सेम स्टॉक अपने 20-on-20 फॉर्मेशन और एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी हमें हैंडल पैटर्न भी फॉर्मेशन हमें स्टॉक में दिख रहा है। स्टॉक अपने 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, पर सेम मार्केट सेंटीमेंट खराब होने की वजह से उसका इम्पैक्ट हमें मिड कैप में भी, आज सेंटीमेंट बहुत खराब था तो उसका हमें इम्पैक्ट इस स्टॉक में भी देखने को मिला है। पर मुझे लगता है कि स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। 100 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा कि तो 100 के एक स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में होल्ड किया जा सकता है। अगर स्टॉक यहाँ से रिबाउंड करता है तो उनको उनके लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और आगे और अच्छे लेवल्स जैसे 130 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, पर इनको एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना होगा 100 का। एक स्ट्रिक्ट एसएल तो आपको लगाना पड़ेगा आईडीबीआई बैंक में, उसी के बाद आप देखेंगे अगर ये रिकवर करता है तो 120 तक के लेवल्स भी आते हुए नजर आएंगे। फिलहाल होल्ड की सलाह है आपको। आगे बढ़ते हैं और हरेंद्र का हमारे पास सवाल है। डीएलएफ के शेयर इनके पास 100 की क्वांटिटी है और 706 का खरीद प्राइस है और फिलहाल आज जो क्लोजिंग देख रहे हैं 692 की क्लोजिंग दी है, करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट डीएलएफ में रही है और 1360 का नुकसान फिलहाल ये झेल रहे हैं डीएलएफ में। क्या लगता है अजीत जी आपको, क्या आज जो मार्केट का सेंटीमेंट खराब था, रियल्टी सेक्टर पर हमने बहुत प्रेशर देखा आज के सेशन में, उसी का ये जो इम्पैक्ट है आज डीएलएफ पे नजर आया या आगे चार्ट्स किस तरह से आपको नजर आ रहे हैं? लग रहा है कि अच्छा मुनाफा आगे मिल सकता है इन्हें डीएलएफ में? बिल्कुल तृप्ति, देखिए यहाँ पे जो सेक्टर जैसे कि जो पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे बैंकिंग, ऑटो, मेटल्स, उसके बाद ऑफ लेट हमने देखा था कि फार्मा और रियल्टी में भी कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन चल रही थी और रिकवरी के अटेम्प्ट्स बन रहे थे। बट डीएलएफ मेरे साथ थोड़ा सा अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है बिकॉज स्टॉक अभी भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। नो डाउट हाल फिलहाल में कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिला है, तो डाउन साइड भी लिमिटेड लग रहा है मुझे, मींस 70-75 का जोन है, वो कहीं ना कहीं कैप करेगा डिक्लाइन को। बट मेरे हिसाब से इस स्पेस में ओवरऑल रियलिटी ज्यादा बेटर कैंडिडेट है, जहां पे कंसोलिडेशन अच्छा हो चुका है, स्टॉक अपने एवरेजेस को ऑलरेडी रीगेन कर चुका है। तो अगर इसी स्पेस में रहना है तो आप डीएलएफ से निकल के ओबराय में शिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप पोजीशन ल्यूपिन में बना सकते हैं अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो। ठीक है, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आप निकल कर कहीं और भी पोजीशन बना सकते हैं। ओबेरो यहाँ पर सुझाया है अजीत ने आपके लिए रियल्टी पैक से। आगे बढ़ते हैं और लेकेश अग्रवाल का सवाल है हमारे पास। वर्लपूल के इनके पास शेयर है और 129 शेयरों की संख्या है, 931 इनका खरीद प्राइस है और आज 863 की क्लोजिंग दी है, करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट और 8733 के लेवल पर ये देख रहे हैं इन्हें इतना नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। वत्सल, वर्लपूल पर क्या राय होगी आपकी? क्या अब जब हम देखेंगे समर सीजन आएगा तो अच्छी मांग यहाँ पर वर्लपूल में आती हुई दिखेगी? क्या इस शेयर पर भी इम्पैक्ट नज़र आ रहा है आगे आने वाले दिनों में? वर्लपूल के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो चार्ट स्ट्रक्चर तो मुझे वर्लपूल का बहुत ही वीक लग रहा है। स्टॉक ने अपना जो एक सपोर्ट जोन था जो 920 का था, जो एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन था, वहां उस सपोर्ट जोन के को ब्रीच करके उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 850 के लेवल्स के। अगर स्टॉक इन एनी केस 850 को अगर तोड़ता है तो डाउन साइड फर्दर हमें देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो 850 के एक स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड करना चाहिए। पर एक दूसरी सलाह ये भी रहेगी कि अगर उनको 900 920 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे वो पार्ट बुक कर सकते हैं अपना लॉस।
फिलहाल 850 के एसएल के साथ आप बने रहिए और आगे अगर 920 के भी ऊपर लेवल्स आपको दिखते हैं तो वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो अगला सवाल है वो रत्न हंसराज का है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 200 शेयर हैं, 141 इनका खरीद प्राइस है। इसके अलावा ओलेक्ट्रा ग्रीन के भी शेयर्स इनके पास 20 की क्वांटिटी में है, 1890 इनका खरीद प्राइस है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की क्लोजिंग देखें तो आज 94 के लेवल पर क्लोजिंग है, काफ़ी ऊपरी स्तर की खरीद भाव है इनकी। और ओलेक्ट्रा ग्रीन की बात करें तो देखिए इनका जो खरीद प्राइस है 1890 है और 1194, दोनों ही शेयरों में काफ़ी बड़ा नुकसान ये झेल रहे हैं। नज़रिया इनका नहीं पता चला है, लेकिन क्या राय होगी बजाज हाउसिंग फाइनेंस और ओलेक्ट्रा ग्रीन पर? अजीत जी, आपसे जानना चाहूँगी, लॉन्ग टर्म के लिए क्या इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए ये शेयर्स? देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस तृप्ति, यहाँ तो चैलेंज है ही पोस्ट लिस्टिंग। जिस तरीके से हमने देखा है कि स्टॉक में लार्जली नेगेटिव ट्रेंड इंटैक्ट है और इनफैक्ट अभी जब एक ब्लॉक डील के बाद से हमने देखा था कि स्टॉक फिर से एक बेस जरूर बना रहा है, बट हायर लेवल्स पे जो अटेम्प्ट हुए रिकवरी के वो फेड आउट हो रहे हैं अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज रहेगी वो है अर्निंग सीजन की जैसे शुरुआत होने वाली है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि किस तरीके के अपडेट्स मैनेजमेंट देती है, किस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। तो इतना टाइम होल्ड कर लिया है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम को और देना चाहिए और वेट करना चाहिए, जो कि अभी रिसेंट जो 52 वीक लो, रिकॉर्ड लो जो बना था करीब 92 का, उसके नीचे अगर सस्टेन होता है तभी पोजीशन को काटें, अदरवाइज होल्ड करें। रिकवरी के केस में 102 104 के लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि रिजल्ट्स किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट गाइड करती है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक के लिए। ओलेक्ट्रा ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन जरूर है एक अच्छी गिरावट के बाद, बट साइन ऑफ रिकवरी अभी भी नहीं है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम यहाँ पे भी लग सकता है कि 1100 से लेकर 1350 इसी बैंड में आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आए। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो 1100 के नीचे डेफिनेटली आपको एक बार काटना चाहिए। हो सकता है कि स्टॉक आपको 950 से शायद उससे भी नीचे के लेवल्स पे दिख जाए। वहीं पे अगर आप 1250 1300 के लेवल को ब्रेक करते हुए देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए 1100 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर पे करीब 1650 1700 तक के टारगेट्स भी पॉसिबल है। ठीक है, दोनों ही शेयरों पर काफ़ी अच्छी सलाह दी आपने, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर अब देखिए रिजल्ट पर थोड़ी सी नज़रें रहेगी, किस तरह का मैनेजमेंट आगे के लिए गाइडेंस देता है, काफ़ी कुछ उस पर निर्भर करता है। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला यहीं हम समाप्त करेंगे, लेकिन अब वक्त है VIP शेयर्स जानने का। वत्सल, आप बताइए आज वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स क्या रहेगी आपकी? तो मेरी पहली पिक रहेगी शोभा। तो शोभा ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद आज स्टॉक ने अपने 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वहां पे हमें रिबाउंड देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि शोभा को एक ऐसा स्टॉक है जिसने रेजिलियंस दिखाया है आज के मार्केट में, तो इसको लॉन्ग करके चला जा सकता है। 1570 पे आप बाई कर सकते हैं। 1550 का एक एसएल लगाना होगा। ऊपर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं 1650 के टारगेट एक्सपेक्ट करके हम चल सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक रहेगा IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक का अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखूं तो उसमें हमें एक हायर टॉप हायर बॉटम का पैटर्न, अगर ब्रॉडर चार्ट देखे तो फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक अपने क्रूशियल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इनफैक्ट उसको एज अ वॉल ऑफ सपोर्ट मान के चल रहा है, तो स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है। तो उस स्टॉक को IDFC फर्स्ट बैंक को 86 के लेवल पे बाय करके चला जा सकता है। नीचे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 84 का। ऊपर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 91 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तीसरा एक स्टॉक रहेगा डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में एक रिकवरी बेस्ड एक ट्रेड रहेगा। स्टॉक में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। स्टॉक ने अगर आर्ली चार्ट की बात करें तो 20 SMA के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है स्टॉक में एक रिकवरी आ सकती है टुवर्ड्स इट्स 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दैट इज प्लेस्ड एट 12,500 लेवल्स। तो मुझे लगता है स्टॉक को 11,980 पे बाय करके चला जा सकता है। एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 11,600 का। ऊपर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन शॉर्ट टर्म इज 12,500।
कि यहाँ पर 3 स्टॉक्स पर आपने बाय की रिकमेंड किया है। सबसे पहले शोभा की बात करें तो 1570 के लेवल पर खरीदारी करके चलिए, कैसे लगाइए 1515 का टारगेट्स यहाँ पर 1650 के आपको आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक 86 के लेवल पर खरीदारी करके रखिए, कैसे लगाइए 84 का, और टारगेट्स यहाँ पर आपको 91 के आते हुए मिलेंगे। डिक्सन पर भी खरीदारी की ही राय यहाँ पर वत्सल ने सुझाई है, 11,980 के लेवल पर खरीद के रखिए। आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 11,600 रुपये का, और टारगेट्स 12,500 तक के यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। अजीत जी, आज की VIP पिक्स क्या रहेगी आपकी तरफ से? बिल्कुल तृप्ति, देखिए जिस तरीके से मार्केट का टोन थोड़ा सा बदला है, जिस तरीके से हमने देखा है कि आज की सेशन की क्लोज हुई है, थोड़ा सा डिफेंसिव होकर चलना चाहिए। मींस यहाँ पे आपको फार्मा हेल्थ केयर स्पेस, जहाँ पे कि हम देख रहे थे कि हाल फिलहाल में अपने को अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला, वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। तो उनमें जो नाम हमने बार बार शो पे भी बात की है, ल्यूपिन की एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक पॉज देखने को मिल रहा है। तो एंटिसिपेशन ये है कि जल्दी ही ये मूव एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। आपको करीब 2360 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं 2130 के स्टॉप लॉस के साथ। एट द सेम टाइम थोड़ा सा शॉर्टिंग पोजीशन भी मेंटेन करना जरूरी है, कंसिडरिंग द मार्केट स्ट्रक्चर। तो वहां पे इंडिगो, जिसने कि हाल फिलहाल में एक रिकवरी का अटेम्प्ट किया था पोस्ट दिस शार्प डिक्लाइन, और वो रिकवरी का अटेम्प्ट फेल हुआ, और अब ग्रेजुअली दोबारा से ये स्टॉक इन्हें नीचे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है करीब 4780 के लेवल्स नियर टर्म में इंडिगो में देखने को मिल सकते हैं आपको डाउन साइड पे। तो 50,020 के स्टॉप लॉस के साथ इंडिगो को आप शॉर्ट की पोजीशंस के लिए देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अजीत जी की तरफ से एक बाय और एक सेल की रिकमेंडेशन आई है। ल्यूपिन को आप बाय करके रखिए, लेवल्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, और इंडिगो पर यहाँ पर शॉर्ट करने की राय। इसी के साथ कल की तैयारी को यहीं समाप्त करेंगे। अजीत जी और वत्सल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने